हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिक रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, अलग अलग फाइलम में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर चलते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली जो पार्ट है वो मेन पार्ट क्या है, हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के, यानी कि ये जो नाक का जो दो होल है ना, दो छेद है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल। ऐसा ही दो छेद यहाँ पीछे की तरफ भी है, अंदर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रल। तो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है जो हमारे लंग्स तक जाता है, यहाँ से लेकर के पूरा जो लंग्स तक का पार्ट है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। कैसे पाथवे होता है अभी हम लोग देखेंगे उसको। ये मैंने बेसिक आपको डिवाइड करके डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो पार्ट है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, वो पाथवे है जहां से एयर फ्लो करेगा। लंग्स क्या है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होना है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। अब इसमें देखो क्या क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां से कहां तक कहलाएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के ट्रैकिया तक। ट्रैकिया आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया तक क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। जबकि लंग्स का बात करें तो लंग्स में दो चीज़ है। लंग्स में एक तो है ब्रोंकियल ट्री, जो कि एक तरह से ट्रैक का ही पाथ है, और दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री में भी क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर ट्री मतलब कोई ऐसा पेड़ नहीं है, यहाँ पर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम उसको ट्री बोल दिए। अभी मैं आपको लिख करके डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो ब्रैंकियल ट्री होता है जिसमें ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये सारी चीज़ आते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्री होता है जिसमें एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई क्या है, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है, मेन एल्वोलाई ही वो पार्ट है जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्री में क्या होगा, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी रेस्पिरेटरी ट्री को छोड़ करके ब्रैंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, बस वहां पर फ्लो करेगा एयर, ट्रांसपोर्ट होगा एयर का। सॉरी, ये देखो मैंने क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्लस ब्रोंकियल ट्री, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। तो इस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो जोन्स बन जाता है, एक तो कंडक्टिंग जोन और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या होगा, एयर फ्लो करेगा, एयर का ट्रांसपोर्ट होगा जो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के ब्रोंक्यूल तक जाएगा। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा, एल्वोलाई प्रेजेंट होगा, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, देखो ये हमेशा पूछा जाता है। फंक्शन तीन है, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, यानी कि एयर का ट्रांसपोर्ट कराना, यानी एटमॉस्फेयर के एयर को एल्वोलाई तक ले करके जाना। ये जो पूरा पाथवे है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर कौन कराता है, कंडक्टिंग जोन कराता है। साथ में यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी होता है, एयर का फिल्टर आउट होता है, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल है वो सब ट्रैप हो जाते हैं, वो लंग्स तक नहीं जाता है। और ह्यूमिडिफाई एयर, यानी कि एयर में मॉइस्चर आता है, यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर ऑफ एयर, एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पर एक और फंक्शन है कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ एयर मेंटेन्ड एट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एयर का जो भी टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर में लेकर के जाना, ये भी काम है कंडक्टिंग जोन का। तो ये चार फंक्शन है कंडक्टिंग जोन का। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एयर का पूरा पाथवे जो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक, एल्वोलाई तक, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हम लोग उसको भी डिटेल में समझेंगे। चलो अब हम लोग फ्लो ऑफ एयर के बारे में समझ लेते हैं कि फ्लो ऑफ एयर कैसे होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक। देखो इनिशियली बात करें, देखो आपको इसमें से कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है, लेकिन इससे अगर कम में लिखा है तो फिर वो तो 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए ही हैं बेसिक, तो 11th में कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। फ्लो ऑफ एयर का मैं बात करूँ तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, यानी कि नोज का एक्सटर्नल ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल। फिर उसके बाद चलेंगे तो नेजल वेस्टिब्यूल आएगा, यानी कि ये जो कैविटी है नोज के अंदर, ये है नेजल वेस्टिब्यूल। ये भी कितना है, पेयर में प्रेजेंट है, दो कैविटी प्रेजेंट है।
वो बीच में एक सेपरेशन प्रेजेंट है जो कि दो कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर उसका नेजल चैम्बर आएगा, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल आएगा। जैसे दो ओपनिंग प्रेजेंट है नोज का आउटसाइड में, वैसे ही दो ओपनिंग इनसाइड में भी अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं। फिर वहाँ से फेरिंग्स, नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर दोनों के लिए। यहाँ पे बिल्कुल अंदर की तरफ इस साइड में यहाँ से एयर भी फ्लो कर रहा है और यहाँ से फूड भी जा रहा है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का भी 3 पार्ट है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब फेरिंग्स को पढ़ेंगे। तो ये कॉमन पाथवे है एयर के लिए और फूड के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे क्या है, फेरिंग्स है, जहाँ पर दोनों आकर के मिल जाता है। नेक्स्ट है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, देखिए दो पाइप है, एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। फूड पाइप जहाँ से फूड जा रहा है स्टमक में, उसको हम लोग बोलते हैं गलेट, और विंड पाइप जहाँ से एयर जा रहा है लंग्स में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। तो नेक्स्ट जो है वो ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। उसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये फोनेशन का काम करता है। फोनेशन मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना, तो वो लेरिंग्स का काम है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ना पाइप, ये है ट्रैकिया। उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये सारे जो है वो ब्रोंकस का पार्ट है। ब्रोंकस क्या होता है, ट्रैकिया जब डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट लंग्स में, तब वो ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब और उसके ब्रांचेस का फॉर्मेशन होने लगते हैं, पतले पतले ब्रांचेस का। तो सबसे मेजर जो ब्रांच होता है वो होता है प्राइमरी ब्रोंकस। फिर प्राइमरी ब्रोंकस और ज़्यादा ब्रांच का फॉर्मेशन करता है, तो वो बन जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, और सबसे लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल। वो एक्चुअली ट्री होता है ना, ट्री का ढेर सारा ब्रांचेस होता है ना, तो सबसे पहले मेन ब्रांच आता है, फिर उसका और ब्रांच बनता है, फिर उसका और ब्रांच बनता है, फिर उसका और ब्रांच बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ब्रोंकस का यहाँ पर ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर है एल्व्यूलर डक्ट। अब यहाँ से एल्वोलाई का पार्ट स्टार्ट हो गया, ये एल्वोलाई का डक्ट है, फिर एट्रिया है ब्लड वेसल, फिर एल्व्यूलर सैक है, और फिर सबसे लास्ट में एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या है, बैग या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये जितना भी पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, ये टोटल का टोटल बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से क्यों बना है, क्योंकि वो एक सिंगल लेयर का सेल्स का लेयर है, मतलब सिंगल सेल्स का लेयर है, काफ़ी थिन लेयर है, इसलिए वहाँ पर आसानी से डिफ्यूज़न हो जाता है, और डिफ्यूज़न के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के ट्रैकिया तक जो भी पार्ट है वो सब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस यानी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का जो भी पार्ट है वो ब्रोंकियल ट्री के अंदर आता है, और यहाँ पर एल्वोलाई से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्री में आता है। याद रखना है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मैं यहाँ गलती से नहीं लिखा हूँ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ट्री के ही अंदर आता है। ये मत समझना कि ब्रोंक्यूल लिखा है तो वो ब्रोंकियल ट्री के अंदर आ जाएगा, नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये सभी जगह पे क्या होना है, गैसेस का थोड़ा मोड़ा एक्सचेंज होना है। मेजर जो गैस एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई में ही होता है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक प्लस ब्रोंकियल ट्री दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, जहाँ से एयर का मूवमेंट होता है, मतलब एयर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब कुछ मेजर डिफरेंसेस है उसको मैं देख नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में क्या मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर डायमीटर का बात करें, देखो ब्रोंकियल ट्री जो चीज़ है वो सारे लंग्स के अंदर का पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्री भी लंग्स के अंदर का ही पार्ट है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। तो यहाँ पर ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री दोनों ही लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट है, लंग्स के बाहर क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें हम लोग ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में डिफरेंस देख रहे हैं। डायमीटर का बात करें तो देखो ब्रोंकियल ट्री, मान लो यहाँ से ये डिवाइड हो गया ट्रैकिया और ये बन गया ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर ये और डिवाइड हो गया तो सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर और ब्रांच बनाया तो टर्शरी ब्रोंकस।
तो ब्रोंकियल ट्री में अगर हम लोग देखेंगे और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होगा, इससे और ज़्यादा छोटे छोटे ब्रांचेस, माइन्यूट ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डायमीटर का बात करें तो ब्रोंकियल ट्री का डायमीटर हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेटरी ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री का डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेस्पिरेटरी ट्री का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये डायमीटर मतलब जो ट्यूब है, पाइप है, उसके डायमीटर का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग का बात करें, जैसे ये देखो ट्रैकिया है, ये मैंने ट्रैकिया बनाया है। ट्रैकिया का ये जो देख रहे हैं आप, ये रिंग्स प्रेजेंट है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, जो पूरी इस तरह से, जो ये मान लीजिए ये ट्रैकिया है तो इस तरह से ये रिंग्स प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे। ये रिंग इनकम्प्लीट होता है, मतलब अगर हम लोग ऐसे बात करें, ये हमारा वेंट्रल सरफेस हो गया, ये डोर्सल सरफेस हो गया, यानी ये पीछे वाला पोर्शन हो गया, ये आगे वाला पोर्शन हो गया। तो आगे की तरफ से कार्टिलेजिनस रिंग कंप्लीट होता है, जबकि पीछे से वो कार्टिलेजिनस रिंग इनकम्प्लीट होता है, जैसे इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये ऐसे। ये मान लीजिए डॉर्सल सरफेस हो गया, ये वेंट्रल सरफेस हो गया। तो वेंट्रल सरफेस से कंप्लीट होगा, डॉर्सल से इनकम्प्लीट होगा। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो कार्टिलेजिनस रिंग का बात करें तो ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में एब्सेंट है। गैसेस एक्सचेंज का बात करें तो ब्रोंकियल ट्री में कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में मेजर गैसेस एक्सचेंज होता है। डक्ट स्पेस का बात करें, यानी कि जितना ज़्यादा ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो वॉल्यूम ऑफ एयर को कैरी कर पाएगा। तो डक्ट स्पेस वॉल्यूम 150 ml का बात करें तो इतना स्पेस वॉल्यूम ब्रोंकियल ट्री में तो प्रेजेंट होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री में इतना स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो काफ़ी फाइन ब्रांचेस में फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। देखो ये चीज़ मैंने एक बनाया है, देखो ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स में ये जो आपका इस तरह से पोर्शन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच क्या है, स्पेस है हार्ट के लिए, क्योंकि देखो हार्ट जो है वो थोड़े से लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, तो इसलिए लेफ्ट लंग्स में थोड़ा सा उस तरह से स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पर हार्ट ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। इसलिए आप देखेंगे लोब्स का मैं आपको बात करूंगा तो राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होता है, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब ही प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको बात करूंगा इसके ऊपर। अच्छा, ये कार्टिलेज क्या है, मैं आपको कार्टिलेज, बार बार इस चैप्टर में कार्टिलेज वर्ड आएगा तो मैं आपको कार्टिलेज के बारे में बता देता हूँ। देखो अगर कनेक्टिव टिश्यू का बात करें, टिश्यू बहुत तरह का होता है, उसमें स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह का होता है, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन और कार्टिलेज जो है वो सॉलिड पार्ट है, जिसमें से बोन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। बोन जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वो इमूवेबल होता है, जबकि कार्टिलेज जो है उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है, वो प्लाइएबल होता है, थोड़ा सा उसमें शेप चेंज हो सकता है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज 3 तरह का होता है। देखो कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज 3 तरह का होता है, पहला है हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या है, लोकेशन का बात करें तो ये मूवेबल जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये इस तरह से बोन मूव करेगा तो इसके जंक्शन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि इसको स्लाइड कराएगा, मूव कराने में हेल्प करेगा। साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक के कुछ पार्ट में प्रेजेंट है कार्टिलेज, जैसे हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे ये आपका नोज का जो टिप है, ये सॉफ्ट वाला पार्ट, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर आपका जो वोकल कॉर्ड है, मतलब जो आपका लैरिंग्स है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है। यहाँ ट्रैकिया में रिंग्स जो प्रेजेंट है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इस तरह से कार्टिलेज बहुत जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करना और स्लाइडिंग सरफेस फॉर जॉइंट, जॉइंट के स्लाइडिंग सरफेस पे प्रेजेंट होना ताकि इजीली मूव कर सके जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलास्टिक कार्टिलेज का बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ है, एक तो ईयर में, ये जो आपको दिख रहा है पिन्ना, ये क्या है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है। और एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस मैंने अभी आपको बताया विंड पाइप, उसी के ऊपर एक कवरिंग होता है, फ्लैप स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करके रखता है, उसी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। फंक्शन का बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मूव कर सकता है वो इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो भाई ये मूव नहीं कर सकता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्ट करके रहता है ताकि उसको मूव ना करने दे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे।
लोकेशन का बात करें तो नी में प्रेजेंट होता है, घुटना के पास, और स्पाइन में प्रेजेंट होता है। इसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। तो ये 3 तरह का कार्टिलेज था, बार चैप्टर्स में आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नेजल पैसेज से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सारे पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर नोज एंड नेजल फेरिंग्स का बात करें, सॉरी नेजल पैसेज का बात करें, तो देखो ये है हमारा नोज। एक बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है। ये नोज का 2 एक्सटर्नल ओपनिंग है जो हम लोग को दिख रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर उसी तरह से 2 इंटरनल नोस्ट्रिल भी प्रेजेंट होता है। दोनों नोस्ट्रिल को सेपरेट करने वाला बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों नोस्ट्रिल को सेपरेट करता है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम, जो कि वापस से एक हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का बात करें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है वो डाईराइनस है। डाईराइनस क्यों बोला गया? डाई मतलब 2, यानी कि यहाँ पर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको डाईराइनस बोलते हैं। देखो राइनाइटिस क्या होता है, किसी भी वर्ड में लास्ट में आइटिस आया तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, फूल जाना। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में कभी सूजन आता है तो उस कंडीशन को हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बॉमेंस ग्लैंड, जो कि एक तरह का ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है। ऑल्फैक्टरी क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्शन। अब नोज का ये भी तो एक फंक्शन है, स्मेल को सेंस करना। तो वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, जिसका नाम है बॉमेंस ग्लैंड। ये क्या करेगा? म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्यों सिक्रीट करता है? कि ऑल्फैक्टरी के लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करे, प्रोवाइड म्यूकस टू मॉइस्चर्ड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हमारा नोज में म्यूकस प्रेजेंट है, वो म्यूकस कहाँ से आ रहा है? इसी बॉमेंस ग्लैंड से वो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। तो ये था नोज के बारे में। नेजल पैसेज का हम लोग बात करें तो नेजल पैसेज में 2 रीजन्स है। एक तो वेस्टिबुलर रीजन है, जो कैविटी है, खाली जगह है, वो रीजन। दूसरा ऑल्फैक्टरी रीजन है, जिससे कि हम लोग स्मेल को सेंस करते हैं। वेस्टिबुलर रीजन में बात करें तो यहाँ पर स्किन प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, लंग्स में नहीं जाने देते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? ऐसा ग्लैंड होता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को हम लोग सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। हमारे स्किन्स में भी सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, किसी किसी का स्किन ज़्यादा ऑयली है, यानी कि उसमें सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो नोज के अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, उस ऑयल को हम लोग बोलते हैं सीबम। तो ये देखिए, ऑयल या सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को हम लोग सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। अब सीबम का हम लोग बात करें तो सीबम क्या करता है? सीबम जो है वो ड्राई होने से बचाता है, यानी कि हमारा जो स्किन है, नोज का जो स्किन है उसको ड्राई होने से बचाता है। क्योंकि स्किन ड्राई हो जाएगा तो फिर वो रप्चर करने लगेगा, फटने लगेगा, तो वहाँ का स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ये सीबम जो है वही काम करता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ड्राइंग आउट। ठीक है, अब ये तीनों जो पार्ट है ये मिल करके क्या कर रहा है? एयर को फिल्टर कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, जबकि ऑल्फैक्टरी रीजन का बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, जो कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। एक्चुअली ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम 2 चीज़ से बना होता है। एक तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जो कि रिसेप्टर क्या करेगा? सेंस करेगा। किस चीज़ को सेंस करेगा? स्मेल को सेंस करेगा, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेंस को स्मेल करेगा और नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। तो जो पाथवे है वो क्या चीज़ का बना हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो यहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। बाईपोलर न्यूरॉन क्या होता है? जनरली न्यूरॉन का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जबकि बाईपोलर न्यूरॉन में ऐसा होता है, ये बीच में साइटोन हो गया और दोनों तरफ इसके ये एक्सॉन प्रेजेंट होता है। तो ये होता है बाईपोलर न्यूरॉन। तो ऐसा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को सेंस करके नर्वस सिस्टम को भेजने के लिए। तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में 2 पार्ट प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्लस बाईपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं, जो कि है लैरिंक्स या फिर कार्टिलेजिनस बॉक्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग लैरिंक्स के बारे में जान लेते हैं। लैरिंक्स क्या होता है? जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कार्टिलेज का पूरी तरह से बना होता है, इसलिए हम इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फोनेशन, यानी कि साउंड प्रोडक्शन। फोनेशन मतलब क्या होता है?
साउंड प्रोडक्शन, इसका काम है साउंड प्रोड्यूस करना, यानी मैं जो अभी बोल रहा हूँ, जो मेरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लैरिंक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस कार्टिलेजनस बॉक्स में 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं, इन चारों से मिल करके हमारा वॉइस बॉक्स बनता है। देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा लैरिंक्स का डायग्राम है। देखो इसमें क्या क्या होता है समझो। सबसे पहले ये समझो, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है। वेंट्रल मतलब आगे वाला साइड, जो हम लोग को ये वाला साइड दिख रहा है ना, ये है वेंट्रल साइड, और पीछे की तरफ जो होगा वो होगा डॉर्सल साइड। तो ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस में देखो क्या है, एक तो सी शेप का एक कार्टिलेज प्रेजेंट है। इस सी शेप के कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं। मैं टी से लिख देता हूँ, टी मतलब समझ आना, ये क्या है? थायराइड है। थायराइड ग्लैंड होता है, वो वाला थायराइड नहीं, ये थायराइड नाम है कार्टिलेज का, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है और सिंगल प्रेजेंट होता है। वन मतलब सिंगल प्रेजेंट होता है, देखो सिंगल ये प्रेजेंट है, तो थायराइड कार्टिलेज है जो कि सिंगल प्रेजेंट है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप का होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडम्स एप्पल। तो ये जो यहाँ उठा हुआ बल्ज पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। किसी किसी का ये कुछ ज़्यादा ही उठा हुआ रहता है, तो उसका एडम्स एप्पल क्लियरली विजिबल होता है, तो ये होता है एडम्स एप्पल। इसको आप टच करोगे बोलते समय तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिक्वाइड। क्रिक्वाइड क्या है? ये जो आपका दिख रहा है ना, ये पूरा ये है क्रिक्वाइड, सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको। क्रिक्वाइड जो है वो भी सिंगल ही प्रेजेंट होता है, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और ये सिग्नेट शेप का होता है। ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये सिग्नेट शेप है। नेक्स्ट है एरिटिनॉइड। एरिटिनॉइड जो है वो डबल यानी पेयर में प्रेजेंट होता है। देखो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिटिनॉइड। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एरिटिनॉइड, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। लास्ट हम लोग का कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है। देखो ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है एरिटिनॉइड के ऊपर में, ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही है कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, यही है कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ध्यान रखना बाबू। इसको छोड़ के बाकी सारे हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, बस ये सिंगल होता है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, वॉइस बॉक्स में राउंड शेप का होता है, ठीक है। ये हो गया कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। तो ये था हमारा लैरिंक्स का डायग्राम पूरा, इसको नोट कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। फिर ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं, ये 2 लाइन क्या है? ये 2 लाइन है वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड को डिनोट कर रहे हैं, जिसमें से ऊपर वाला जो है ये है फॉल्स वोकल कॉर्ड, और नीचे वाला जो है ये है ट्रू वोकल कॉर्ड। अब ये ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो वोकल कॉर्ड का 2 पार्ट है, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो एंटीरियर पोर्शन है, वहाँ पे प्रेजेंट है फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जो नीचे वाला पोर्शन प्रेजेंट है पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पे प्रेजेंट है ट्रू वोकल कॉर्ड। दोनों ही एक पेयर है, यहाँ आपको सिंगल दिख रहा होगा लेकिन ये डबल डबल होता है, यानी एक एक पेयर में प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड, पोस्टीरियर में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वोकल कॉर्ड। फॉल्स और ट्रू क्यों बोलते हैं इसका मैं भी आपको बताता हूँ। सॉरी, एंटीरियर वाला जो पार्ट है वो पिंक कलर का होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उसका कलर लिख करके दिया है। फॉल्स इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि देखिए वोकल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फंक्शन साउंड प्रोडक्शन नहीं होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड का फंक्शन होता है साउंड प्रोडक्शन। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये क्या करेगा? मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा ट्रू वोकल कॉर्ड को, ताकि ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। और ट्रू वोकल कॉर्ड जो है, नीचे वाला जो वोकल कॉर्ड है, ये साउंड का प्रोडक्शन करेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोनेशन। तो मेन जो फोनेशन वाला जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? पोस्टीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट है ट्रू वोकल कॉर्ड, वो करेगा साउंड प्रोडक्शन। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। मैं इसका फुल फॉर्म नहीं जगह था इसलिए नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इससे ये बना होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रू वोकल कॉर्ड किस टिश्यू से बना हुआ है, तो ध्यान रखना वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो ये था हमारा वोकल कॉर्ड के बारे में कम्प्लीटली। नेक्स्ट हम लोग ट्रैकिया के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या होता है? देखो ये जो हमारा विंड पाइप है ये पूरा का पूरा ट्रैकिया कहलाता है। विंड पाइप के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं।
ट्रैकिया देखो, ये पूरा का पूरा ट्रैकिया जो है 10 से 12 सेंटीमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये T5 क्या है, T5 मैंने लिखा है, ये है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट है, जिसमें से ऊपर का जो 5 बोन है वो है क्रेनियल बोन, फिर 12 प्रेजेंट है वर्टिब्रल बोन। उस 12 वर्टिब्रल बोन में से जो फिफ्थ वर्टिब्रल बोन है यानी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जो है, वहाँ पर हमारा ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट साइड में, जो कि फाइनली ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्टिब्रल कॉलम के किस बोन के पास जाकर के ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट में, तो वो है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में। फिर ये देखो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर सी शेप का रिंग प्रेजेंट है। सी इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो ये एक साइड से तो कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड से हम लोग देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट दिखेगा। तो सी शेप रिंग जो है वो 16 to 20 हो सकता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने नहीं देता है, कोलैप्स यानी कि टूटने नहीं देता है ट्रैकिया को, एक स्ट्रक्चर उसका मेंटेन करके रखता है, तो प्रिवेंट कोलैप्सिंग है। अब ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है, सी शेप का जो रिंग है, ये वेंट्रली तो कंप्लीट है जबकि डॉर्सली इनकम्प्लीट है, यानी इस तरफ से देखेंगे तो ये कंप्लीट हम लोग को दिखेगा, जबकि पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट दिखेगा। देखो इस तरह का होता है, मैं अभी भी आपको डायग्राम बना के दिखाया हूँ। ये हो गया वेंट्रल साइड और ये हो गया डॉर्सल साइड। ये सी शेप है, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट है जबकि वेंट्रल साइड से कंप्लीट है, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या बताया, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कभी कभी कि ये ऑर्गन इस जर्म लेयर से बना है, ये ऑर्गन इस जर्म लेयर से बना है, इसका ओरिजिन इंडोडर्मल है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ये इंडोडर्म एक्टोडर्म होता है क्या, मैं इसको बता देता हूँ, हालांकि पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लेना। देखो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते रहता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते रहता है, उसमें एक स्टेज आता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है पोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ही सारे तरह के ऑर्गन्स एंड स्किन्स का फॉर्मेशन करता है। पोटेंट स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, वो पोटेंट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट कर देता है 3 जर्म लेयर में। देखो डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट में अंतर है, डिवाइड मतलब सेल डिवीजन होना, डिफ्रेंशिएट मतलब होना उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करा देना। जैसे कुछ सेल्स हैं, उसमें से कुछ सेल जो है वो लंग का काम कर रहा है, मतलब रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, तो वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन मिल जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करके 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से पहला जो है वो है एक्टोडर्म, सबसे आउटर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म से स्किन का फॉर्मेशन होता है और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। मतलब जब वो बेबी फॉर्मेशन हो जाता है फीटस में, उस फेटस में स्किन और नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से बना होता है। सेकेंड है हमारा इंडोडर्म। इंडोडर्म से क्या बना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का लाइनिंग फॉर्मेशन होता रहता है। इनर जो लाइनिंग है वो इंडोडर्म से बना हुआ होता है। साथ में इंडोडर्म कुछ ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे लंग्स, वो भी उसका भी ओरिजिन क्या है, इंडोडर्मल ओरिजिन है। साथ में लीवर, पैनक्रियास, तो ये सारे ऑर्गन जो है उनका ओरिजिन क्या है, इंडोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल का बात करें तो मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होता है, लेकिन मीजोडर्म पहले फॉर्म नहीं होता, पहले एक्टोडर्म और इंडोडर्म फॉर्म होता है, बाद में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मीजोडर्म से क्या बनता है, मसल्स का सेल बनता है, बोन बनता है, कनेक्टिव टिश्यूज बनता है, कार्टिलेज वगैरह बनता है इससे। तो ये 3 जर्म लेयर हैं। तो अभी से मैं लेकर के मैं जब भी ऐसा बात करूंगा कि ये ऑर्गन का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इंडोडर्मल है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लंग्स के बारे में। चलो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है, सबसे पहले तो ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 लंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ये एक सॉलिड है एंड स्पॉन्जी टिश्यू है। स्पॉन्जी क्यों है, क्योंकि इसमें एयर के लिए स्पेस प्रेजेंट होता है, तो एयर स्पेस प्रेजेंट होने के कारण ये स्पॉन्जी होता है और सॉलिड भी होता है। इसका ओरिजिन क्या है, इंडोडर्मल ओरिजिन है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। देखो डायफ्राम आप लोग सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर हमारा स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, पैनक्रियास प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। और स्टमक डायफ्राम के ऊपर जो भी पोर्शन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, जहाँ पर हमारा लंग्स प्रेजेंट है, रिब केज प्रेजेंट है,
कि हार्ट प्रेजेंट है। तो ये सब हो गया थोरैसिक कैविटी। तुम्हारा लंग्स कहाँ प्रेजेंट है बताओ? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। लंग्स में ध्यान रखना है कि लंग्स में स्केलेटल मसल्स एब्सेंट होता है। लंग्स बना हुआ होता है स्मूथ मसल से, जिसके कारण लंग्स जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन नहीं कर सकता। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये लंग्स अपने आप नहीं कर सकता है। जैसे हार्ट जो है वो सेल्फ एक्साइटेटरी मसल्स है, वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट और खुद से ही रिलैक्स कर सकता है, जबकि लंग्स के केस में ऐसा नहीं है। लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के लिए बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डायफ्राम होता है, रिबकेज होता है, स्टर्नम होता है। उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरैसिक कैविटी का, जिसकी वजह से लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है थोरैसिक कैविटी का, जिसकी वजह से लंग्स का भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो जब सांस अंदर ले रहे हैं, इस केस में देखो ये रिबकेज ऊपर की तरफ आया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो देखो ये अंदर की तरफ गया, यानी कि इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम के ऊपर कि वो इंक्रीज करता है या वो डिक्रीज करता है। उसके बेसिस पे लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता है। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, डिवाइड हो गया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर चला गया, जिसके बाद ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये राइट वाला पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग में देखो ये जो पोर्शन एब्सेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच, जो मैंने अभी आपको बताया। अब लंग्स का जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। जैसे आपको याद होगा कि किडनी की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते थे? बताओ क्या बोलते थे? किडनी के कवरिंग को हम लोग बोलते थे कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। उसी तरह से लंग्स के कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा का भी दो पोर्शन है, एक है पैराइटल प्ल्यूरा, एक है विसरल प्ल्यूरा। यानी कि जो इनर लेयर है जो कि लंग्स से डायरेक्टली अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्ल्यूरा, और जो आउटर लेयर है जो कि रिब केज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। ठीक है, तो दो तरह का प्ल्यूरल हो गया, एक पैराइटल प्ल्यूरा और एक विसरल प्ल्यूरा। ये दोनों बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, ये बात याद रखना। अब दोनों के बीच में एक कैविटी, खाली जगह प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल कैविटी। यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। ठीक है, प्ल्यूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है समझो? तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन है वो लुब्रिकेट करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। किसी भी तरह से मान लो यहाँ पर ऐसे हम लोग मारे, चोट लगा, तो उस चोट के वजह से लंग्स में कोई हार्म ना पहुंचे, उस शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है प्ल्यूरल फ्लूइड का। और ये क्या करता है? फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा प्ल्यूरल फ्लूइड। अब देखो प्ल्यूरल फ्लूइड में कभी कभी क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरेसी। याद रखना, प्ल्यूरेसी मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन इन प्ल्यूरल फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरेसी। प्ल्यूरेसी की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से प्ल्यूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया। याद रखना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम लोग बोलते हैं डिस्पनिया। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना भाई, डिस्पनिया। स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, डिस्पनिया इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब ये देखो, ये लोब्स बना हुआ है, यानी कि हमारा जो लंग्स है वो कुछ लोब्स में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में 2 लोब प्रेजेंट है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। ये लोब्स का कुछ नाम है, जैसे देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब, राइट लोअर लोब। उसी तरह से लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब। लेफ्ट लंग में मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो राइट लोब, राइट लंग्स कितने लोब में डिवाइडेड है? 3 लोब में, और लेफ्ट लंग कितने लोब में डिवाइडेड है? 2 लोब्स में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और चीज़ें हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना ये थोरैसिक कैविटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये जो पूरा कैविटी है डायफ्राम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम बात मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा है नोट पॉइंट में, एनी चेंज इन लंग्स डिपेंड्स ऑन चेंज इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में जो भी चेंज आ रहा है उसके वजह से लंग्स में चेंज आएगा। जैसे देखो थोरैसिक कैविटी का अगर साइज इंक्रीज हो गया, जैसे मान लो कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, देखना तो क्या ये रिब्स ऊपर की तरफ आया है? तो इस समय क्या हो रहा है? अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है।
तो वही बात मैंने आपको लिखा है, थोरैसिक कैविटी का साइज अगर इंक्रीज होगा तो थोरैसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। थोरैसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका अपोजिट देखो, अगर थोरैसिक कैविटी का साइज डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, जब हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे। जैसे मान लो सांस अंदर ले लिए, अब एक्सहेल करेंगे तो देखना क्या ये अंदर की तरफ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, थोरैसिक साइज घटेगा तो थोरैसिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, जिसके वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी चीज़ पर डिपेंड करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वापस से इस चीज़ को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग एल्वोलाई के बारे में देख लेते हैं कि एल्वोलाई का स्ट्रक्चर कैसा। हम लोग एल्वोलाई के बारे में देख लेते हैं। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। और गैसेस एक्सचेंज करने का जो मेन पार्ट है जहाँ पर रियल में गैस एक्सचेंज होता है वो है एल्वियोलाई। ठीक है, इसलिए हम इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट बोलते हैं। ये एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। गैसेस एक्सचेंज पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। जैसे इनहेलेशन प्रोसेस एक्टिव होता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस एक्टिव एंड पैसिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये देखो मैंने एक एल्वोलाई का आपको डायग्राम बना करके दिखाया है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे देखो एक तरह का मैंने ये स्क्वायर टाइप का शेप बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसाइट 2। और ये जो आपको राउंड सेल्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसाइट 1। ये जितने भी सेल्स प्रेजेंट है एल्वोलाई में ये सभी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ही बने हुए होते हैं। काफ़ी थिन लेयर ऑफ सेल्स होता है, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही होता है यहाँ पर, ताकि डिफ्यूजन ईजिली हो सके। देखो न्यूमोसाइट 1 का फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना, जबकि न्यूमोसाइट 2 का फंक्शन है ये सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एयर और लिक्विड के बीच के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, तो वो सर्फेक्टेंट रिलीज करता है जिसका नाम है लेसिथिन। ये सर्फेक्टेंट करेगा क्या, एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा, यानी कि टेंशन के वजह से एयर और लिक्विड के टेंशन की वजह से एल्वोलाई ब्रेक ना कर जाए, रप्चर ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, उससे बचाता है लेसिथिन। और ये आपको ब्लू कलर का जो सेल दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल, जो कि फैगोसिटिक सेल है, यानी कि यहाँ से अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई सेल्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये डस्ट सेल क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये हमारा एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये मैं क्या बनाया हूँ, तो एल्वोलाई से गैस एक्सचेंज होके कहाँ जाना है, ब्लड में ही तो जाना है, तो उसके लिए ब्लड वेसल होना चाहिए ना। तो ये देखो मैंने एक एल्वोलाई बनाया है और ये ब्लड वेसल बनाया है। एक्चुअली ये कैपिलरीज होता है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एयर जाता है, मतलब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आता है। ये देखो एल्वोलाई का ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो सेल्स का लेयर है। ये ब्लड वेसल्स के इनर सेल्स हैं जिनका नाम होता है इंडोथीलियम, तो वही मैंने लिखा है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। और दोनों के बीच में खाली जगह प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंडोथीलियम को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछे तो उसका ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये एल्वोलाई का मैंने आपको टोटल स्ट्रक्चर बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है थोरैसिक कैविटी के बारे में, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। एक्चुअली मेरे एक बडी ने मुझे सजेस्ट किया था कि लेक्चर के लेंथ को और इंक्रीज़ किया जाए, जिसकी वजह से मैंने आज थोड़ा इंक्रीज़ करके लेंथ को मतलब लेक्चर बनाया है। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये लेक्चर, और कोई भी सजेशन हो मेरे से या लेक्चर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, वो आपका फेवर मैं समझूंगा, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में, तो मुझे उतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है लेक्चर्स में। चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।